वेलकम टू ड्यूपिक्स बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं आपका वीएससी का सब्जेक्ट पंचकोश होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। आज हम देखेंगे इसके 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप एंड में वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसके अंदर आता है शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट में आता है विज्ञानीमय कोश। तो विज्ञानीमय कोश इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ योगा एंड वेदांतिक फिलोसफी इज नोन एज द शीथ ऑफ इंटेलेक्ट। इसको क्या नाम है? योगा और वेदांतिक फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में किसके नाम से जाना जाता है? शीथ ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 5 लेयर ऑफ कोशास दैट इन केस द ट्रू सेल्फ और आत्मन। यानी कि ये जो आपके 5 कोश हैं उनके अंदर से मतलब ये एक कोश है विज्ञानीमय कोश, बाकी 4 कोश अलग हैं। और ये किस पर डिपेंड है? मतलब ये क्या शो करता है? ट्रू सेल्फ या फिर आत्मन। दीज कोशास आर डिस्क्राइब इन तैत्तिरीय उपनिषद एंड सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये कोश किसके अंदर गिवन है? आपके सारे तैत्तिरीय उपनिषद में गिवन है, ठीक है। और ये क्या बताता है आपको कि मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस के जितने डिफरेंट एस्पेक्ट हैं ये आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि मतलब इंसान की एग्जिस्टेंस किस तरीके से और किस तरीके से नहीं है। द विज्ञानमय कोश रिप्रेजेंट द इंटेलेक्ट एंड विजडम दैट इनेबल डिस्क्रीटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। विज्ञानमय कोश बताता है आपको मतलब जो आपकी इंटेलेक्ट है और विजडम है जो आपको बताता है कि मतलब आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आपके इंटेलेक्ट और विजडम पर डिपेंड होता है क्या? विज्ञानमय कोश। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉलेज। इंसान की जितनी भी नॉलेज होती है, विल होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बताना, ट्रुथ और फॉल्सहुड के बीच का डिफरेंस बताना, ये आपको कौन बताता है? सब चीज़ें इंसान के माइंड में किस वजह से होती है? विज्ञानमय कोश की वजह से होती है। दिस शीथ इज सप्लर देन मनोमय कोश। और जैसे मैंने बताया था 5 कोश होते हैं, उसके अलावा दूसरा कोश कौन सा होता है? एक मनोमय कोश, द मेंटल शीथ। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मेंटल शीथ के नाम से जाना जाता है। और विज्ञानमय कोश क्या है? ज़्यादा सप्लर माना जाता है हमारा मनोमय कोश से। एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, अब वो स्पिरिचुअली ग्रो करे और उसको अच्छे से क्या हो? सेल्फ रियलाइजेशन हो। बाय रिफाइनिंग द विज्ञानमय कोश थ्रू प्रैक्टिस। और इंसान के अंदर विज्ञानमय कोश और अपने अंदर बढ़ा कैसे सकता है? वो मेडिटेशन करके, सेल्फ इंक्वायरी करके, ये सब चीज़ें करके वो अपने अंदर अब विज्ञानमय कोश अपना और ज़्यादा डेवलप कर सकता है। वन कैन ट्रांसलेट द लिमिटेशन ऑफ द इंटेलेक्ट एंड मूव क्लोजर टू रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ। अगर किसी के इंसान के अंदर विज्ञानमय कोश ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो वो इंसान अपनी मतलब जो नॉर्मल इंटेलेक्ट की लिमिटेशंस है वो क्रॉस कर सकता है एंड मूव क्लोजर टू द रियलाइजिंग ट्रू सेल्फ, और अपनी ट्रू सेल्फ को अचीव कर सकता है। एंड शॉर्ट नोट जो आता है वो आता है आपका आनंदमय कोश के ऊपर। तो आनंदमय कोश को वही योग और वेदांतिक फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में किसके नाम से जाना जाता है? शीथ ऑफ ब्लिस के नाम से जाना जाता है। और ये इट इज़ द इनर मोस्ट ऑफ द 5 कोशास, यानी ये सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट शेल वाले जो कोशास होता है ये वो होता है। और लेयर दैट इन केस द ट्रू सेल्फ आत्मन इज डिस्क्राइब इन तैत्तिरीय उपनिषद। जो मतलब तैत्तिरीय उपनिषद में 5 आपके कोश हैं तो उसके अंदर इनर मोस्ट जो होता है वो कौन सा होता है? आपका आनंदमय कोश। आनंदमय कोश रिप्रेजेंट मतलब ये आपको स्टेट बताता है कौन सी आपकी क्या स्टेट है? प्योर। आप प्योर जो है पीस और ब्लिस, यानी कि ये आपके जो भी एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं वो किसकी वजह से होता है? आपके आनंदमय कोश के। कौन कौन से एक्सपीरियंस? जैसे प्योर जो है, पीस, ब्लिस, ये सब किसकी वजह से होता है? आपके आनंदमय कोश की वजह से। व्हेन वन ट्रांसलेट द मोर एक्सटर्नल शीथ ऑफ फिजिकलिटी, एनर्जी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द ट्रू सेल्फ। यानी कि ये आपकी जो ट्रू सेल्फ होती है, आपकी जो मतलब सच्चे सेल्फ होती है, ये उसके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो होता है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द डीप ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। दिस इज शीथ इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज। आपके इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये उस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होती। एंड रिफ्लेक्ट द इनहेरेंट ब्लिस ऑफ आत्मा। एक्सपीरियंसेस द आनंदमय कोश ऑफर इन्वॉल्व एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। वही इसके अंदर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से आपके अंदर आनंदमय कोश क्या नाम है आ सकता है। जैसे कि आप डीप मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको क्या मतलब यूनिटी विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मिलेगी आपको। अचीविंग ए स्टेट ऑफ प्रोफाउंड इनर पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी आपको ये सब करने से इनर पीस मिलेगा। और यही सब किसके अंदर आता है? हमारा आनंदमय कोश के अंदर आता है।
जो आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है वो पूछा जाता है सत्व राजस एंड तमस के ऊपर। ये क्या होते हैं सत्व राजस और तमस? ये तीन गुणाज होते हैं, यानी गुण यानी कि क्वालिटी, यानी कि क्वालिटीज़ को हम हिंदी में गुण कहते हैं। और सत्व राजस और तमस क्या है? हमारी तीनों ही क्या एक टाइप के गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, जो कि इंडियन फिलोसफी में दिए गए हैं और जो हमारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले आता है सत्व। सत्व का मतलब होता है प्योरिटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? जैसे कि इंसान के अंदर प्योरिटी है और वो हारमोनी से वर्क कर रहा है, अच्छी खासी नॉलेज है, लाइट है उसके अंदर एक तरीके की। तो ये प्योरिटी क्या सारी क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सत्व की क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? इंसान काम होगा, कंपेशनेट होगा, ट्रूथफुल होगा और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे एक्ट ऑफ काइंडनेस करना या फिर क्लियर थिंकिंग करना, साफ सोचना, अच्छे काम करना, यही सब इसका एग्जाम्पल है। और उसके बाद आता है रजस। रजस होती है हमारी एक्टिविटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी हमारी सारी एक्टिविटी, पैशन और डायनामिज्म, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे? ये डिज़ायर से ड्राइवन होती है, यानी कि इंसान के अंदर जितनी डिज़ायर्स बढ़ेंगी वो उतनी ज़्यादा एक्टिविटी करेगा। जितना वो एम्बिशियस होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, जितना रेस्टलेस होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी करेगा। इसके एग्जांपल क्या क्या आ गए? जैसे कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ करना या फिर इंटेंस इमोशन, ये इसका एग्जांपल होगा। और लास्ट होता है आपका तमस यानी इनर्शिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा आपका डार्कनेस, इग्नोरेंस और इनर्शिया। इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे इंसान के ऊपर? वो लेथार्जिक हो जाएगा, थक जाएगा, कंफ्यूज रहेगा, डिमोटिवेटेड रहेगा। ये होता है तमस यानी इनर्शिया। और इसके एग्जांपल क्या क्या आ गया? प्रोक्रास्टिनेशन और मेंटल फॉग, यानी कि टाल मटोल में रहना, और ये सब इसके एग्जांपल होंगे। बैलेंसिंग दीज गुण स्पेशली बाय इंक्रीजिंग सत्व लीड टू हार्मोनियस एंड फुलफिलिंग लाइफ। यानी कि इंसान को अपने इन तीनों ही गुणों को क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। और ख़ासकर सत्व पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितना सत्व उसका बढ़ेगा वो उतनी ज़्यादा हार्मोनियस और फुलफिलिंग लाइफ जी सकेगा। बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंट्रोल माइंड इन बिकमिंग जुडिशियस। अगर एक इंसान को जुडिशियस बनना है तो उसके अंदर उसके कंट्रोल माइंड का क्या रोल है? ठीक है, तो कंट्रोल माइंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन बिकमिंग जुडिशियस। हियर आर द की एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ गिवन पॉइंट्स है। सबसे पहले क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। अ कंट्रोल माइंड इज़ फ्री फ्रॉम एक्सेसिव इमोशनल टर्मोइल एंड डिस्ट्रैक्शन, अलाउइंग फॉर क्लियर एंड रैशनल थिंकिंग। एक कंट्रोल माइंड जो होता है उसके अंदर ज़्यादा फालतू के इमोशन नहीं होते, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और उसकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर होती है और रैशनल होती है। ठीक है, तो दिस क्लियरिटी हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड अनबायस्ड डिसीजन। तो ये इंसान को क्या रखता है? इन्फॉर्म रखता है और अनबायस्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन। कंट्रोल ओवर वंस माइंड फॉस्टर सेल्फ डिसिप्लिन। अगर एक इंसान को अपने माइंड पर कंट्रोल है तो उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होगा। इनेबलिंग अ पर्सन टू रेजिस्ट इम्पल्सिव एक्शन एंड कंसीडर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर चॉइसेस। यानी वो इस तरीके से डिसीजन ले पाएगा जो उसकी लॉन्ग टर्म चॉइसेस लॉन्ग टर्म के लिए मतलब उसके लिए बेनिफिशियल होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। उसके बाद आता है इमोशनल बैलेंस। मैनेजिंग इमोशन इफेक्टिवली इंश्योर दैट डिसीजन आर नॉट स्वेड बाय टेम्पररी इमोशंस या फिर टेम्पररी इमोशन या फिर फीलिंग। यानी कि अगर एक इंसान का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है तो मान लो कि उस टाइम इंसान का नेचर अलग टाइप की चीज़ है उसके, अगर वो एंगर में, फियर में, एक्साइटमेंट में है तो इन तीन अलग अलग इमोशंस में इंसान अलग अलग डिसीजन ले सकता है। बट अगर एक इंसान का अपने इमोशनल बैलेंस है, उसके पास अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, तो वो इन सब चीज़ों को साइड रख कर अपने एंगर, फियर, एक्साइटमेंट ऐसे और तरीके के इमोशंस को साइड में रखकर एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, एक फेयर डिसीजन ले सकता है। और उसके बाद है फोकस एंड कंसंट्रेशन। अ कंट्रोल माइंड कैन फोकस बेटर अलाउइंग इंडिविजुअल टू गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। एक कंट्रोल माइंड जो होगा वो जाहिर सी बात है जो एक कंफ्यूज माइंड है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा फोकस अच्छा रखेगा। अलाउइंग इंडिविजुअल टू गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल सकेगा, एनालाइज कर सकेगा और कम मिस्टेक करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई डिस्ट्रैक्शन होगी ना कोई ओवरसाइट होगी। एथिकल कंसिडरेशन। विद अ काम and control mind one is more likely to reflect on ethical implication and moral values। अगर एक इंसान का माइंड कंट्रोल और काम होगा तो अपने एथिकल और मोरल वैल्यूज़ भी अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर इम्प्लाइड कर सकता है। लीडिंग टू डिसीजन दैट आर जस्ट एंड राइटियस। और वो मतलब इस तरीके से डिसीजन ले सकता है जो कि साफ हों और मतलब राइटियस हों, अच्छे हों। स्ट्रेस मैनेजमेंट। इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द माइंड रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर एक इंसान का अपने दिमाग पर कंट्रोल है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर स्ट्रेस भी कम होगा और एंजाइटी भी कम होगी। विच कैन क्लाउड जजमेंट
और जिसके थ्रू वो अच्छी तरीके से जजमेंट कर सकेगा। स्ट्रेस फ्री माइंड कैन अप्रोच प्रॉब्लम मोर कामली एंड लॉजिकली। एक स्ट्रेस फ्री माइंड जो होता है वो प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकता है, कामली सॉल्व कर सकता है और लॉजिकली सॉल्व कर सकता है। जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका सत चित आनंद के ऊपर। तो सत चित आनंद क्या है? ये एक संस्कृत फ्रेज है that describe the nature of ultimate reality of the state of spiritual enlightenment in Vedantic philosophy. It translates to existence, consciousness and bliss. यानी सच्चित आनंद एक संस्कृत फ्रेज है जिसका मतलब होता है, सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, चित का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और आनंद का मतलब होता है ब्लिस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सत यानी कि एग्जिस्टेंस रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट एटर्नल एंड अनचेंजिंग एग्जिस्टेंस। यानी कि एक इंसान की एब्सोल्यूट एटर्नल और अनचेंजिंग एग्जिस्टेंस क्या कहलाई जाती है? सत कहलाई जाती है। इट इज़ द प्योर बीइंग और द एसेंस दैट अंडरलाइज ऑल फिनोमेना। सत इज़ द रियलिटी दैट परसिस्ट बियॉन्ड द टेम्पररी नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। यानी जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, जो इसका टेम्पररी नेचर है, इसके अलावा जो उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, वो जो उसकी एक्चुअल रियलिटी है, वो आती है आपकी सत के अंदर। उसके बाद आती है चित। चित क्या होता है? चित होती है कॉन्शियसनेस, रिफर टू प्योर इन्फिनाइट अवेयरनेस। इट इज़ द फंडामेंटल कॉन्शियसनेस दैट इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ एंड एवरीथिंग एल्स। यानी कि एक ऐसी अवेयरनेस जिसके अंदर इंसान को खुद के अंदर का पता होता है, अपने आप का पता होता है, सेल्फ का पता होता है और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग एल्स, सब चीज़ों का पता होता है। चित इज़ द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। यानी एक तरीके की यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर इंसान को यूनिवर्सली सब चीज़ों की नॉलेज होती है। और द अंडरलाइंग अवेयरनेस दैट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द टाइम और स्पेस। यानी टाइम और स्पेस से परे इंसान की कॉन्शियसनेस अवेयरनेस क्या कहलाई जाती है? चित कहलाई जाती है। लास्ट है आनंद यानी ब्लिस। यानी इसके अंदर तो वही चीज़ आएंगी जैसे परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल ब्लिस या फिर हैप्पीनेस, ये इसी का पार्ट होगा। यानी कि खुशी, आनंद, खुशी, ये इसी के मतलब इसी का पार्ट है आनंद और खुशी। इट इज़ द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट जॉय। इसके अंदर एब्सोल्यूट जॉय में होता है इंसान खुश होता है कि जब इंसान अपने खुद के नेचर को पता कर लेता है, यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, तो उसके पास जो एब्सोल्यूट जॉय आता है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस आती है, वो आती है आनंद के अंदर। आनंद इज़ बियॉन्ड फिजिकल एंड मेंटल प्लेजर। यानी फिजिकल और मेंटल प्लेजर से दूर का जो प्लेजर होता है, इन सबसे परे का जो अंदर का इंसान का प्लेजर होता है, वो किसके अंदर आता है? आनंद के अंदर। रिप्रेजेंटिंग अ डीप इनर फुलफिलमेंट एंड पीस। तो सच्चित आनंद मिलकर हमें क्या बताते हैं? यही तीनों चीज़ें बताते हैं कि एग्जिस्टेंट, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है बॉडी एंड माइंड हैव प्रोफाउंड रिलेशनशिप विद ब्रेथ। यानी कि बॉडी और माइंड की ब्रेथ के साथ एक प्रोफाउंड रिलेशनशिप होती है। वो कैसे होती है वो आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा इंडीड द बॉडी एंड माइंड है शेयर अ प्रोफाउंड रिलेशनशिप विद ब्रीथ। यानी कि बेशक ये इसके साथ बॉडी और माइंड ब्रीथ के साथ रिलेशनशिप होती है, प्रोफाउंड रिलेशनशिप। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं आगे। सबसे पहले फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन होती है। अगर इंसान डीप स्लो ब्रीथिंग करता है ना, तो इसके अंदर उसका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको रिलैक्स फील होता है, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, बॉडी का भी और माइंड का भी। उसके बाद आता है फोकस और कंसंट्रेशन। अगर एक इंसान का अपनी ब्रीथ के ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल है तो उसकी वजह से उसका फोकस और कंसंट्रेशन दोनों क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। जैसे प्राणायाम जो होता है, एक योगा का जो आसन होता है, अगर वो करते हैं तो उससे इंसान का माइंड वगैरह काम हो जाता है और उसके कॉग्निटिव फंक्शन एक्टिव वगैरह हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। थर्ड आता है इमोशनल रेगुलेशन। ब्रीथिंग टेक्निक कैन हेल्प रेगुलेट इमोशन बाय काल्मिंग द माइंड। यानी कि अगर इंसान ब्रीथिंग टेक्निक्स के ऊपर अपना कंट्रोल जमा ले तो उसका माइंड जो है, इमोशंस जो है वो काम हो जाते हैं, क्या नाम है, स्ट्रेस और एनजाइटी के टाइम पर। यानी उसको इमोशनल रेगुलेशन में स्टेबिलिटी मिल जाती है। और जब इंसान डीप ब्रीथिंग करता है तो उसके सिम्टम ऑफ एगिएशन क्या नाम है, एलिवेट हो जाते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी उसकी प्रमोट होती है। और आता है चौथा आता है माइंड और बॉडी कनेक्शन। द ब्रीथ सर्व एज द ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। यानी कि बॉडी और माइंड के बीच का जो ब्रिज है वो आपका क्या है? ब्रीथ है। अगर इंसान ब्रीथ के ऊपर अपनी अटेंशन पे करता है तो इसकी वजह से क्या होगा? उसकी फिजिकल सेंसेशन अच्छी हो जाएगी, वो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी और उसकी मेंटल स्टेट भी ठीक हो जाएगी। तो एक तरीके का ये ब्रिज है, ब्रीथ किसके? बॉडी और माइंड के बीच में। सबसे लास्ट आता है एनर्जी फ्लो। इन वेरियस ट्रेडिशन इंक्लूडिंग योगा एंड मेडिटेशन ब्रीथ इज सीन एज अ कैरियर ऑफ वाइटल एनर्जी। यानी कि अगर योगा और मेडिटेशन के अंदर हम देखें तो ब्रीथ को क्या माना जाता है? एक एनर्जी का सोर्स माना जाता है, ठीक है?
अगर रेगुलेटिंग ब्रीथिंग पैटर्न कैन इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ दिस एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी प्रोमोटिंग ओवरऑल वेलबींग। अगर क्या नाम इंसान अपने ब्रीथिंग पैटर्न ठीक रखेगा तो उसकी ओवरऑल वेलबींग क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो यही था बस आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और अगले टॉपिक और अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।